नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं बीएससीसी के द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय परीक्षा के प्रीलिम्स का सवाल। यह भी पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का हल होगा। इस प्रश्न को बनाने के बाद आप इस योग्य हो पाएंगे कि सामान्य अध्ययन में आगामी यानी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए बीएसएससी कैसे प्रश्न पूछेगा। बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? है तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछा ही नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के प्रश्न से हमें हिंट्स क्या मिलता है। यह मिलता है कि कुछ जो बहुत प्रसिद्ध घटनाक्रम हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में या प्राचीन भारत के इतिहास में, उसे हम लोग को समझ लेना चाहिए। वो पूछ सकता है, बहुत गहराई का सवाल नहीं है। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं और विकल्प संख्या सी 1761 ईस्वी सही है। लेकिन पानीपत भारत के इतिहास में काफी प्रसिद्ध नाम है, तो मैंने सोचा क्यों ना पानीपत से जुड़ी हुई जो लड़ाइयां हैं, तीसरी लड़ाई पूछा था, तो पानीपत से जुड़ी हुई जो बाकी अन्य 2 लड़ाइयां हैं उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि प्रश्न की गहराई अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है बढ़ती जाती है। जैसे पहली लड़ाई, पानीपत का पहला लड़ाई जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत वर्तमान के हरियाणा राज्य का एक जगह है ना, दिल्ली का द्वार कहा जा सकता था इसे। तो पानीपत में पहली लड़ाई से क्या हुआ था? बाबर विजय हुआ था और दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पानीपत भी महत्वपूर्ण है, पानीपत का प्रथम युद्ध भी महत्वपूर्ण है। 21 अप्रैल 1526 को पूछा गया था। अब देखो सवाल कैसे गहराई में बदल जाता है। अगर आपसे यह सवाल पूछ दिया जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और विकल्प में 1526 दिया जाए, लेकिन अगर तारीख दे दिया जाए तो जैसे ही एक्यूरेट डेट दिया जाता है 21 अप्रैल, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। तो मैं आपसे यह सलाह दूंगा कि आप बस मोटा मोटी ना पढ़ें, थोड़ा अंदर से जाकर इन तारीखों को भी ध्यान दें, है ना। पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर एक तरफ था और दूसरा इब्राहिम लोदी था, दिल्ली का सुल्तान। इसे भी याद रखना है, ठीक है। चलते हैं पानीपत के पहले युद्ध से, और समझ लिए कि यहाँ पे पहली दफा आपको भारत में बारूद और तोप का इस्तेमाल दिखाई देता है। दूसरे चलते, पानीपत का दूसरा युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण है। 1526 के 30 साल बाद लगभग 1556 में ये लड़ाई हुई थी। 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें अकबर, जो काफी अल्पवयस्क उम्र में था, और एक संरक्षक का नाम था बैरम खान, ये मुगल साम्राज्य की रीएस्टेब्लिशमेंट को लेकर कहा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब मैं आपको इतिहास थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये बात करूंगा। अकबर बैरम खान के नेतृत्व में बनाम हेमू विक्रमादित्य हकीम सासुरी का सेनापति था। अकबर मुगलों की यहाँ पर जीत हुई थी और सही मायने में मुगल यहाँ पर स्थापित हुए थे। मुगलों में अकबर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 1556 से 1605 ईस्वी तक ये शासक रहा था, राइट। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध जो सवाल पूछा, 14 जनवरी 1761 सदाशिव भाऊ पेशवा मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के शासक के बीच लड़ाई हुई थी। अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की यह हार पूरे भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय के लिए रास्ता बनाया था। जब भी इस तरीके के युद्ध को देखें तो क्या क्या देख लेना चाहिए? तारीख देख लेनी चाहिए। दूसरा, लड़ाई जो हुआ उसका परिणाम देख लेना चाहिए। इसमें जो शामिल हुए थे वो देख लेना चाहिए, है ना। इससे लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ा था। तो इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा में जा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन ही पूछेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन में थोड़ी गहराई हो सकती है, यह बात ध्यान रखना है। पहले सवाल का उत्तर और उसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? अब आपने लोकपाल से संबंधित पहले सेट, इसके तुरंत पहले वाले सेट में देखा था, बैंकिंग लोकपाल सवाल पूछा था, राइट। तो लोकपाल क्या है? लोकपाल आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये लोगों के अधिकार की रक्षा, अधिकारों की रक्षा का प्रयास है ना, अधिकारों की रक्षा का प्रयास है, ठीक है। तो लोकपाल शब्द जो है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑम्बड्समैन, ऑम्बड्समैन शब्द जो है
वो भारतीय शब्द नहीं है। 1809 ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है वो स्वीडन से हुई थी। इसकी शुरुआत स्वीडन से हुई थी। स्वीडन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ, तो स्वीडन से हुई थी। और फिर धीरे धीरे जितने भी लोकतांत्रिक देश रहे जहां पर लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात कही जाती रही, लोगों को ताकत देने की बात कही जाती रही, वहां पर ये धीरे धीरे लागू होता चला गया। तो ठीक है, लोकपाल की अगर स्थापना वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 1809 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहां पर है? तो बिहार में रेलवे का जो पहिया है वो बेला एक जगह है, बेला, जो कि छपरा में पड़ता है ना। तो ये बेला जो छपरा में पड़ता है वहां पर है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है तत्कालिक रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव छपरा से चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने एक फैक्ट्री जो है वहां वहां पर लगवाई थी। बिहार के लिए तो ये काफी बेहतर है। हाजीपुर जो पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है, हाजीपुर। हाँ, ये भी पूछ सकता है, बिहार का परीक्षा है तो एकमात्र ऐसा जगह है ये जहां पर रेलवे का कोई किसी जोन का हेडक्वार्टर है, तो इससे ये नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रिएक्टर स्केल पर हम लोग मापते हैं, है ना, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। जैसे जैसे रिएक्टर स्केल में ये मात्रा 3 4 के बाद बढ़ता जाता है 9 तक मैक्सिमम। और इसमें क्या होता है, भूकंप की तीव्रता जो है वो 4 के बाद बहुत ज्यादा हानिकारक या कहा जा सकता है परेशानी देता है, तो रिएक्टर स्केल में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, वैसे ही हाथी परियोजना 1991-92 में शुरू की गई है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973 में। यह सवाल पूछा जा चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो माधव शब्द है वो ग्वालियर घराने के एक जाने माने नाम है माधव राव सिंधिया, जिनके बेटे हैं ज्योति आदित्य राव सिंधिया, जो अभी नगर उड्डयन मंत्री थे पिछली सरकार में, अभी भी किसी प्रोफाइल पर है। तो मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात के बड़ोदरा में। गुजरात की बड़ोदरा में है। आप यह समझे कि वर्तमान में तकनीकी बदलाव की वजह से हर जगह पर बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से तो रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय बनाया गया है, और ये बड़ोदरा में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुपे कार्ड, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यवसायिक स्तर पर कब शुरू किया गया था? तो रुपे कार्ड आपको पता ही होगा कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो रुपे जो कि पेमेंट कराने का ऑनलाइन फैसिलिटी देता है ना, ये 2012 में शुरू किया गया था। 2012 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगला। पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहां लागू की गई? तो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जो लोगों के हित में कानून से सहायता ले सके, तो ऐसी ऐसी शुरुआत जो है वो यूएसए से शुरू की गई थी। अब ये धीरे धीरे हर जगह हो गई है। भारत में ये 1970 के दशक में शुरू हुआ था और लगभग 1980 के दशक में संपूर्ण भारत में ये फैल गया था, या कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो 9 नंबर का सवाल का उत्तर हो जाएगा सी, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? सवाल कोई कठिन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक है। कारण क्या है? ये 2017 में पूछा गया करंट अफेयर से सवाल था, और साधारणतः जो संयुक्त राष्ट्र का जो सत्र होता है उसमें विदेश मंत्री भाग लेते हैं, विदेश मंत्री। तो उस समय की जो तत्कालिक विदेश मंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज, जो अब नहीं रही। तेज तरार वक्ता थी। और आपको मैं बताऊं कि इसमें थोड़ा कहीं कहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में ही, एक ऐसे अधिवेशन में ही अटल बिहारी वाजपेयी भाग लिए थे, और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था वहां पर, जो कि ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? करंट अफेयर से जुड़ा सवाल था और इसका उत्तर है नई दिल्ली में ये हुआ था। 11 का ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? आपको पता होगा 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, है ना, के द्वारा ये स्थापित किया गया था। जिसमें राजा जो शब्द है ये उपाधि है जो अकबर द्वितीय ने इन्हें दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 1829 में विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा को इन्होंने समाप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य जो था वो सती या मूर्ति पूजा जैसे जो चीजें हैं उसको खत्म करना, ठीक है, 1828 ईस्वी में। बाद में इस पर इंस्पायर्ड होकर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो वह जिला है गोपालगंज। 2011 का जनगणना जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि 2011 की जनगणना जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हुई है उसे आप लोग समझें। हो सकता है आपको स्क्रीन पर दिखाई ना दे, लेकिन मैं जो बताऊं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने से सर्च करके भी देख भी सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो पहला इंफॉर्मेशन है वो है बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़। पूरे देश में जनघनत्व भी ज्यादा है, तो जनघनत्व दूसरा पॉइंट 1106 व्यक्ति। तीसरा साक्षरता दर जो पूरे भारत में सबसे कम है, 3 पॉइंट मैंने बताया। सबसे पहले जनसंख्या, दूसरा जनघनत्व, तीसरा साक्षरता दर, चौथा लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब मेल इज टू फीमेल, 1000 पुरुष पर 918 फीमेल, चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, 88.7% ग्रामीण आबादी, इसका मतलब 11.3%, इसका मतलब 11.3% शहरी आबादी। सबसे अधिक शहरी आबादी पटना और सबसे कम, पटना सबसे अधिक आबादी वाला, शेखपुरा सबसे कम, रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला सवाल आपसे पूछा था तो रोहतास इसका उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम पूर्णिया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो ये 2001 से 11 में यानी दशकीय वृद्धि जो है वो 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का ये 8.6%। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ना, तीसरा बड़ा सबसे राज्य। सबसे अधिक घनत्व वाला पटना, सबसे कम घनत्व वाला कैमूर। ठीक है, बाल लिंगानुपात 935, 918 तो पहले भी मैंने चर्चा कर दिया है। कुल साक्षरता दर 61.80, पुरुष साक्षरता 71.20, महिला साक्षरता 51.50। शहरी आबादी अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या 11.29 या 3 मान लिया जाए, ग्रामीण आबादी 88.7। धार्मिक जनसंख्या से देखा जाए तो हिंदू 82.69, मुस्लिम 16.87, बाकी में अन्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जो कि 6.5 लाख के आसपास है। ठीक है, तो आपको सेंसस 2011 बिहार के परिप्रेक्ष्य में करके जाइए, 1-2 सवाल आता ही आता है और इसी स्लाइड से आएगा। एक स्लाइड 2-3 सवाल फिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ये हर साल बदलता रहता है, करंट अफेयर्स के लिहाज से इसे करके जाइए। 2017 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 75वां थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो रोहतास में है, अभी सवाल पूछा और मैंने कुछ देर पहले ही आपको एक स्लाइड में दिखाया। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हॉर्टिकल्चर से है। पिछले सेट में एक क्वेश्चन पूछा था रजत क्रांति से, है ना, अभी पूछा स्वर्ण क्रांति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल के द्वारा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यान मार्टेल, है ना। और आपको मैं बताऊं कि लाइफ ऑफ पाई जो है वो, लाइफ ऑफ पाई जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इसमें सेक्शन के लिए ऑस्कर इसे मिला भी, यान मार्टेल। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई बड़ी अच्छी फिल्म थी, 3D में यहां पर रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टि बाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो भारत इसका विजेता था, है ना। वैश्विक स्तर पर जो भी कोई इवेंट है आपको जरूर देखना चाहिए। नील सत्याग्रह कब हुआ, कहां हुआ था?
चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था, है ना। इससे संबंधित बात मैं कितनी दफा दोहरा चुका हूं, फिर भी मैं बता दूं। 3 कठिया प्रथा थी, 3 कठिया प्रथा थी, यानी कि 3/20, 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो 3 कट्ठा जमीन जो है नील की खेती करनी है ना। चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था, और यहीं से गांधी क्या कहलाना शुरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, है ना। चंपारण में रहकर इन्होंने भीतिहरवा आश्रम की स्थापना की थी। ये सारे सवाल एकदम ये पहले शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ी। आगे चलते हैं। नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता था, तो इसका जवाब है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर उठते हैं। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? अवधि साहित्य का बड़ा बड़ा मतलब कह सकते हैं कि विशेष स्थान है। पूरे विश्व में अवधि भाषा में लिखी गई रामचरितमानस की महिमा को भला कौन इनकार कर सकता है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि रामचरितमानस की कोई ना कोई चौपाई 24 घंटा में कहीं ना कहीं बजता ही रहता है, वो कभी अनवरत चलने वाली कहानी है। तो अवधि साहित्य मृगा की जो रचना है वो कुतुबन ने की थी। डी नंबर बी इसका विकल्प सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को में बाहर होने की घोषणा की? तो यूएसए ने ऐसा किया था, और इसके बाद कह सकते हो कि इसके बाद भी एक देश और यूएसए के बाद यूनेस्को से अलग होने की बात कही थी, है ना। आगे चलते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा इन्होंने सुझाव दिए थे कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। और यही सब कारणों से आगे जाकर आप 73वें और 74वें संविधान संशोधन को देखते हैं, जिसमें पंचायती राज या और नगर निगम की बात शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का परियोजना आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। अक्टूबर 2, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, नई दिल्ली में ये किया गया था। अगला सवाल है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? 5 जून 2016 को। इसी के तहत आप जब भी कोई सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, इस तरीके के, तो वो एक खास टाइम में 14 दिनों के अंदर या 21 दिनों के अंदर देना होता है। इसी की वजह से 5 जून 2016 के में ये लागू हुआ था। अगला है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त अध्यक्ष कौन होता है? बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, अकाउंटिंग, नियोजन, प्लानिंग और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? आपके सामने विकल्प है, पंचायत का उप प्रमुख, पंचायत का उप प्रमुख, ठीक है, जिला वित्त अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत समिति के प्रमुख। तो पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, वो मैं लगातार देख पा रहा हूं कि जो 2006 का पंचायती राज अधिनियम है, वहां से सवाल आ ही रहा है, तो आपको वो पूरा डिटेल में करके जाना चाहिए। पंचायत समिति के प्रमुख जो होते हैं, वो पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वुल्फ हॉल हिलेरी मेंटल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया? पंचवर्षीय योजनाओं में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 61 से 66, उसके बाद 66 से 69, 1966 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल जो ईयरली प्लान आया था उसको अवकाश कहा गया था, है ना। और आपको पता होगा कि 3rd 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमने चाइना के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखा तीनों देख लिया था, जिसकी वजह से वो योजना जितनी सफल होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी। तो हमने निर्णय लिया था कि पंचवर्षीय योजनाओं को रोक लिया जाए, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, मैं कह रहा हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? कृष्णा सोबती को दिया गया था, कृष्णा सोबती को।
अगला है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए। आपको मैंने पहली बार भी बता चुका हूं कि जब बिहार में कभी भी इस तरीके के आयोजन हुए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूछ दिया कि पहला कहाँ हुआ, तो बांकीपुर जो कि पटना में है। देख लेते हैं वो तीनों कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ 1912 में ही 27वां में हुआ था। आपसे सवाल सिर्फ अभी जगह पूछा, हो सकता है अध्यक्ष कौन बना ये पूछा, कब हुआ ये पूछ सकता है। तो 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर, जो कि पटना के पास है, जिसके अध्यक्ष RN मधुरकर थे, रघुनाथ नरसिंह मधुरकर। ये पहला सत्र था जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार शामिल हुए थे 1912 में। 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, CR दास ने की थी, है ना। स्वराज पार्टी की गठन की दिशा में यह कदम था। और फिर 1934 में 50वां अधिवेशन हुआ पटना में, फिर से बांकीपुर में 2 बार हुआ। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्रों में से एक था और संविधान सभा के गठन के संदर्भ में चर्चा थी। बिहार में कांग्रेस के 3 मुख्य अधिवेशन हुए, जिनमें से पहला 1912 पटना में हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको काफी मदद करेगा। अगर ये अधिवेशन से सवाल पूछा तो यहां से आ सकता है। अगला, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अब मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 2017 में बंद है। 2017 से बंद है, तो अब ये सवाल आ नहीं सकता, लेकिन उस दौरान ये पूछा था और उस समय इसकी जो हेडक्वार्टर थी वो कोलकाता में थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, जहां अंग्रेज या पश्चिमी लोग यह समझते थे कि ये भारतीयों के द्वारा रिबेलियन नहीं था बल्कि एक सिपाही विद्रोह था। लेकिन भारतीयों की नजरिए में ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस नाम से पुस्तक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने लिखा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडी सावरकर ने 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से बुक लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी याद रख लीजिएगा, इसमें ये भारत के पक्ष को ज्यादा मजबूती से रखते हैं वीडी सावरकर। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो विकल्प दिए हैं वो थोड़ा गलत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार में पाइका नृत्य नहीं होता है। जब यूनाइटेड बिहार था, यानी बिहार और झारखंड दोनों मिला जुला था, तब पाइका नृत्य होता था। अब ये झारखंड में ज्यादा होता है, झारखंड में। ठीक है, एक तरीके से ये शस्त्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है, पाइका नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है। मैंने आपको पहले भी कितनी दफा कहा है कि बिहार से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको करके जाइए। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। मिशन इंद्रधनुष वाडनगर गुजरात से शुरू किया गया था, जिसका संबंध था जो भी बच्चे टीका से रहित हो गए, उन्हें जो जरूरी टीका देना चाहिए था वो ना मिला हो, तो उन्हें वो टीका दिया जाए, उसे कहा गया था मिशन इंद्रधनुष। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया या कुछ इन्वायरमेंट डे, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट डे है आपको जानना चाहिए। मिस वर्ल्ड 2017 भारतीय नाम मानुषी छिल्लर इसकी विजेता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इस विकल्प में, या पहले मैं आपको बता दूं कि महारत्न क्या है। अब ये चूंकि हर वर्ष बदलता रहता है तो अभी नवीनतम हमें जान लेना चाहिए कि महारत्न कंपनियां कौन है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके बेहतर प्रदर्शन, बड़े टर्नओवर और पर्याप्त लाभ के आधार पर यह दर्जा देती है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता मिलती है। वर्तमान में 14 ऐसी कंपनियां हैं जिनको महारत्न कहा गया। 2025 में एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, जीएआईएल यानी गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ऑयल इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सबसे नवीनतम है जो 2024 में शामिल हुआ था। तो ये नाम आपको देखकर जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा लोहा का जो उत्पादन है वर्तमान में वो उड़ीसा में होता है। सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में उड़ीसा में होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सभी उचित दाम पर सिर्फ पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना।
ये सेलेक्टिव नहीं है, सबके लिए। डी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसके ब्लू कलर में बोर्ड बना रहता है, प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, और सॉल्ट के नाम से, यानी कि जो दवा का कंपोजिशन होता है उसके नाम से दवाइयां बिक्री होती है। ऐसे कई केंद्र आपने देखे हो। 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल उत्पादन किया था? तो कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं? 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में 2 होते थे, अब नहीं होते हैं, जो एंग्लो इंडियन के लिए थे। 250 सदस्य में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान, साहित्य, कला, खेल कूद, इन सभी क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। गारो पहाड़ियां क्या है? गारो पहाड़ियां मेघालय में, गारो, जयंतिया, खासी मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास कंकाल जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कृतियां, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर की हो, फणीश्वरनाथ रेणु की हो जो बिहार से हैं, या फिर जो एक साहित्यिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा, जयशंकर प्रसाद की कंकाल को ऐसा माना जाता है, या फिर आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियों को देखें, उपन्यास को देखें, तो उन्हें थोड़ा जानना चाहिए। हिंदी का उपन्यास कंकाल जयशंकर प्रसाद की है। अगला है, निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये कभी इंग्लैंड जो था वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, यूरो फॉलो करता था, उसके बावजूद वहां पर पाउंड स्टर्लिंग चलता था, और यूरोपियन यूनियन से वो अलग हो गया, अब वहां पे तो पाउंड स्टर्लिंग चलता है। आगे चलते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला, देवी कुंडा मैंग्रोव, देवी कुंडा मैंग्रोव जो है कहां है? विकल्प है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में देवी कुंडा मैंग्रोव पाया जाता है। अगला है, कील कैनाल जोड़ता है, कील कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो विश्व के मानचित्र में जो कुछ महत्वपूर्ण है उन्हें जानना है। पिछले सेट में मैं याद कर पा रहा हूं, एक नहर का नाम दिया हुआ था, अभी एक कील कैनाल के बारे में दिया, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। भारत के राष्ट्र जर्मनी में ये कील कैनाल है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। संविधान के उल्लंघन के मामले में बिल्कुल हटाया जा सकता, भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल हटाया जा सकता, अव्यवहार के मामले में, कानून के उल्लंघन के मामले में तो अव्यवहार के मामले में नहीं, ए बी डी में हटाया जा सकता है, सी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी क्या है? 51 नंबर प्रश्न है। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। अब इस तरीके के प्रश्न का जवाब जो है थोड़ा कठिन होता है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पर्याप्त समय है, विविध सेक्शन जो है वो बार बार पढ़ें, वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सोमेंद्रनाथ बोस लिखता है, कहीं कहीं टैगोर लिखता है, सोमेंद्रनाथ टैगोर या बोस, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, तो ध्यान देना है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर में ये होता है। 2015-16 के लिए इनमें से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु परिष्कृत किया गया? ये करंट अफेयर से सवाल है, करंट अफेयर से सवाल है ना। आपके सामने विकल्प है इलाहाबाद, भोपाल, लखनऊ और उज्जैन। तो मैं आपको बताऊं कि उज्जैन जो महाकाल की नगरी मानी जाती है, टूरिज्म का जगह भी है, तो उज्जैन को ऐसा माना जाता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? समानांतर सरकार का मतलब होता है कि जो अंग्रेजों के नियम को नहीं मानते थे, जुडिशरी पर, पुलिस पर, कम्युनिकेशन पर, सारी चीजों पर उनका कमांड था, अंग्रेजों का नहीं। तो ऐसा महाराष्ट्र का सतारा में था। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैसे जगहों की सूची जहां पर समानांतर सरकार चलाई गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सतारा महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक सबसे प्रभावी समानांतर सरकारें चली, जिसे प्रति सरकार कहा जाता था, की स्थापना की गई थी, जो 1943 से 46 तक चली थी। जबकि अन्य समानांतर सरकारें बलिया, तामलुक, तलचर में बनी, पर सतारा की प्रति सरकार सबसे दीर्घजीवी और संगठित थी, क्योंकि उसके बाद जो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों को लोगों ने त्यागा या लोगों ने उन पर विश्वास छोड़ा, तो ये लगातार चलता रहा। मुख्य बिंदु सतारा महाराष्ट्र, प्रति सरकार सबसे ज्यादा, है ना, और जगह पे बलिया, तामलुक जो कि बंगाल में, और तालचर जो कि उड़ीसा। तो कुल मिलाकर
एक बार फिर से जो मैंने आपके सामने इंटरमीडिएट लेवल के प्रीलिम्स का सवाल किया, इसमें भी 55 प्रश्न जीएस के पूछे गए थे। तो इंतजार कीजिए, आगे के जो इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाएं होंगी, जो मुझे लगता है 1 या 2 शिफ्ट का प्रीलिम्स का बाकी रह गया होगा और उसके बाद से मेंस, जल्द ही मैं उसके भी लेकर आपके सामने आता हूं। तब तक वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन आंसर को देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।